कभी बोलते हो नॉर्मल के कंपोनेंट लेना, कभी बोलते हो mg के कंपोनेंट लेना, कभी कंपोनेंट लेते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कभी कंपोनेंट लेते हैं प्लेन के अलोंग और प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। वी नीड टू टेक ओनली दोस फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो जैसे ही आपको डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पता चल गई, खुश हो जाओ। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, आई हैव बीन टीचिंग फॉर जेई फॉर लास्ट 15 years एंड I'm very fortunate to have taught wonderful students जिन्होंने जेई टॉप किया ऑल इंडिया, सिंगल डिजिट्स में रैंक निकाली, अंडर 25 रैंक सही, जोन टॉपर्स बने। पिछले 15 साल से मैं ये देखते आ रहा हूँ कि स्टूडेंट्स एक टॉपिक में आकर, कई सारे स्टूडेंट्स को जिनको फिजिक्स में मैकेनिक्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, वो लोग हमेशा ये पूछते हैं कि सर फ्री बॉडी डायग्राम हम ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में बनाते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, फ्रिक्शन में, वर्क एनर्जी पावर में, सर्कुलर में, रोटेशन में और उसके बाद के चैप्टर्स में भी। लेकिन सर कभी ऐसा होता है कि आप नॉर्मल रिएक्शन बनाते हो, एमजी बनाते हो, तो कभी आप एमजी के कंपोनेंट करवा देते हो, कभी ऐसा होता है कि आप एमजी के कंपोनेंट नहीं करवाते, आप नॉर्मल के कंपोनेंट करवा देते हो। तो कभी बोलते हो नॉर्मल के कंपोनेंट लेना, कभी बोलते हो एमजी के कंपोनेंट लेना, कभी कंपोनेंट लेते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कभी कंपोनेंट लेते हैं प्लेन के अलोंग और प्लेन के परपेंडिकुलर। तो कई सारे स्टूडेंट्स जिनको फिजिक्स में थोड़ा सा ये फील की कमी होती है, वो ये इसमें अटक जाते हैं कि ये फ्री बॉडी डायग्राम की आखिरकार इसकी गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए। जिन्हें वो समझ में आ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स, उनके लिए तो बड़ा मजेदार है, उनको फिजिक्स बड़ा आसान लगता है कि अच्छा हर सवाल में फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और काम हो जाएगा। लेकिन जिन्हें डिफिकल्ट लगता है, उन्हें ये काफी डिफिकल्ट लगता है। तो आज मैं आपको इस छोटे से एक लेक्चर में ये बताना चाहूंगा कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय 3 ही स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कब कौन से फोर्स के कंपोनेंट करना चाहिए। आपका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग चाहिए बच्चे फिजिक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो हम शुरू करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय उन खास 3 बातों का क्या ध्यान रखना जो बहुत जरूरी होती है। सबसे पहली अगर हम लोग बात करें तो देखिए, सबसे पहली स्टेप होती है दोस्तों, हमें सिर्फ वही फोर्सेस लेने हैं। वी नीड टू टेक ओनली दोज फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, विच आर नॉट अप्लाइड बाय द बॉडी। हमें सिर्फ बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस लेने हैं। जो बॉडी लगा रही है किसी दूसरे पर, वो फोर्सेस कंसिडर नहीं करने हैं। इस बात को अगर आप ध्यान रखते हो तो आप एफबीडी में एक बहुत बड़ा काम कर लेते हैं, और हमें सिर्फ वही फोर्स ले लेना बच्चे जो डायरेक्टली लग रहे हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक ब्लॉक है, उसके पीछे दूसरा ब्लॉक है, उसके पीछे तीसरा ब्लॉक है, आपको इधर से फोर्स लगाया F। तो मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि वो ब्लॉक A पर तो F लेते हैं, लेकिन ब्लॉक C पर भी F ले लेते हैं। क्या बोलते हैं, सर चल तो उसी कारण से रहा है ना, अगर वो F से धक्का नहीं मारते तो ये C चलता थोड़ी। हाँ ठीक है, आपकी बात मानी मैंने, पर क्या F डायरेक्टली C पर लगाया जा रहा है? नहीं, F तो किस पे लगाया जा रहा है? A पर। तो फिर उसको डायरेक्टली C पर कंसिडर नहीं करना। हमें सिर्फ वही फोर्सेस लेना होते हैं जो बॉडी पर लग रहे हैं, वो फोर्सेस नहीं लेना है जो बॉडी लगा रही है। आई बात समझ में? अब अगर C का आप वेट कंसिडर करते हो बच्चे, तो वेट क्या है? वेट है C पर लगने वाला फोर्स, ऑन C बाय अर्थ। तो इसकी रिएक्शन भी तो होगी ऑन अर्थ बाय C, वो नहीं लेना है, वो नहीं लेना है। अगर अर्थ ने C पर mg नीचे लगाया है तो C भी अर्थ पर mg ऊपर लगाएगा, पर वो ऊपर वाला नहीं लेना। क्यों? क्योंकि हम फ्री बॉडी डायग्राम C का बना रहे हैं, अर्थ का नहीं। इसीलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं, जब नया पढ़ना शुरू करें एफबीडी, तो एक ब्रैकेट में लिखने की आदत डालें कि दिस इज फोर्स ऑन C बाय अर्थ। इससे आपको एक्शन रिएक्शन लिखने में भी काफी मदद मिलती है। तो पहले बात किसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, हमें इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वी नीड टू टेक ओनली दोज फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, नॉट अप्लाइड बाय द बॉडी। ये सबसे जरूरी बात है। अब दूसरी एक बात जरूरी ये होती है दोस्तों कि एक पॉइंट तो समझ में आ गया कि ऑन द बॉडी और बाय द बॉडी का फंडा है, राइट?
द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर किसके कंपोनेंट करना, इसका एक छोटा सा आपको एग्जांपल बता देता हूं बच्चे। हमें फोर्स के कंपोनेंट करना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, जो दूसरी बात है, ऑब्जर्व डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है, ऑब्जर्व कीजिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस डिसीजन मेकिंग में कि मुझे किसके कंपोनेंट्स करने हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ऐसा आ रहा है कि कोई स्लाइड है, उसके ऊपर कोई बच्चा फिसल रहा है स्लाइड के ऊपर, तो आप इमेजिन कीजिए ना, ये बच्चा फिसलेगा तो कैसे फिसलेगा? क्या आपको लगता है कि ये बच्चा ऐसे फिसलेगा? क्या आपको लगता है ये बच्चा ऐसे फिसलेगा? नहीं ना दोस्तों, आपको पता है कि ये बच्चा कैसे फिसलेगा। कैसे फिसलेगा बेटा? तो ये फिसलेगा, एक सिंपल सी बात है, अलोंग द प्लेन। तो इसकी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किधर हो गई बच्चे? अलोंग द प्लेन। तो जैसे ही आपको डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पता चल गई, खुश हो जाओ, क्योंकि अब आपको यह समझ में आ जाएगा कि अगर डायरेक्शन है अलोंग द प्लेन, तो मुझे फोर्स के कंपोनेंट्स भी करने हैं अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मुझे अलोंग द प्लेन करना है और परपेंडिकुलर करना है, मुझे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं करने हैं। मुझे किधर करने हैं? अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आइए बात समझ में। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो आप बोलोगे एक इस पे धरती माता फोर्स लगा रही है mg वेट, एक इस पे स्लाइड लगा रही है नॉर्मल रिएक्शन n, राइट, और माइट भी एक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा बच्चे ऊपर F, माइट भी, ये तीन फोर्स लग रहे हैं। अब आपको कंफ्यूजन कभी हो ही नहीं सकता अगर आप ये ध्यान रख लोगे कि एक्सेलरेशन किधर है? डाउन द प्लेन। तो मुझे कंपोनेंट किधर करने हैं? अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो n तो अच्छा भला परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना बेटा, तो अगर n अच्छा भला परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो उसको क्यों छेड़ना? तो यहाँ पे n के कंपोनेंट्स नहीं करने। फ्रिक्शन अच्छा भला अलोंग द प्लेन है ना बच्चे, तो फ्रिक्शन अच्छा भला अलोंग द प्लेन है तो उसको भी नहीं छेड़ना, तो उसके भी नहीं करने, mg के करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो इसलिए अगर ये एंगल थीटा होता है तो आप लोग सीखते हो बच्चे कि mg का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा और mg का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। डन, इजी है। ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। चलिए सेकंड एग्जांपल लेता हूं। सेकंड एग्जांपल में मान लीजिए अब आप आते हो सर्कुलर मोशन चैप्टर में बेटा। अब सर्कुलर मोशन चैप्टर में कोनिकल पेंडुलम आप घुमा रहे हो, तो कोनिकल पेंडुलम मान लीजिए आपका ऐसा घूम रहा है बच्चे, ऐसा आप घुमा रहे हो उसे, ऐसा घूम रहा है वो, राइट। तो फिर क्या करना? तो अब जैसे अगर मान लीजिए कोनिकल पेंडुलम घूम रहा है इस तरह से, सो इफ कोनिकल इज रिवॉल्विंग लाइक दिस, तो कोनिकल पेंडुलम ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है ना बच्चे, ऐसे सर्कल में ऐसे ऐसे घूम रहा है बेटा। तो उस पे जो बॉब है उसका एक्सेलरेशन किधर होगा? सेंट्रीपिटल। क्या होगा बच्चे? सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ। तो अगर एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है तो सेंटर तो इस सर्कल का यहां है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इधर है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है। और अगर एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है बेटा तो फिर तय हो गया हमें फोर्स के कंपोनेंट्स कैसे करने? तो हमें फोर्स के कंपोनेंट करने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। कैसे कंपोनेंट करोगे? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कीजिए। आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, एक धागे में टेंशन आएगा, पर ये एंगल थीटा होगा। अब आप खुद समझ जाओगे mg के कंपोनेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि mg तो अच्छा भला वर्टिकल है। हमें t के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। वहां किसके करने पड़े? mg के। यहां किसके करने पड़ेंगे? t के। डिसीजन लेने का पॉइंट क्या था? सेम। किसकी डायरेक्शन देखी? एक्सेलरेशन की। तो इस सेकेंड पॉइंट को आप 5 स्टार लगा के रख लीजिए दोस्तों। हमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी होता है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कंपोनेंट करना, राइट। थर्ड एक पॉइंट बहुत जरूरी होता है दोस्तों, अगर आप ग्राउंड फ्रेम में सवाल कर रहे हैं, अगर आपको ग्राउंड फ्रेम में क्वेश्चन कर रहे हो
तो एक बात का नोटिस करना बच्चे, जब मैं 11th क्लास में था तो शुरू में ये गलतियां मैं भी करता था। मैं अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि मैं फ्री बॉडी डायग्राम में शुरुआत में कैसा ब्लंडर करता था पहले 10-15 दिन, पर धीरे धीरे देना है रियलाइज्ड। और उस समय हम लोग क्या इतनी आसानी से डाउट्स नहीं पूछ पाते थे, हेल्प नहीं थी, इंटरनेट तो था ही नहीं खैर। तो कैसे करते, तो हम लोगों ने थोड़ा खुद से ही समझने की कोशिश करते थे, टीचर से, दोस्तों से आपस में बात करके। पर मैंने ये स्टूडेंट्स को भी करते हुए देखा, और मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, एमए अगर इफ यू आर सॉल्विंग इन ग्राउंड फ्रेम, राइट, इनर्शियल फ्रेम, तो एमए फोर्स नहीं होता है। एमए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स होता है। एमए क्या होता है बच्चे? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स। यानी अभी अपनी बात हो गई ना कि कंपोनेंट कैसे करना है, एक्सेलरेशन को देखकर। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में देखिए और उसके परपेंडिकुलर देखिए। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होता है उसे हमें ए में रखना है। डन। तो अगर इन तीन बातों का आप ध्यान रखते हो, बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस लेने, बॉडी के लगाने वाले फोर्स नहीं लेने हैं। दूसरा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑब्जर्व करनी है। और तीसरा, नेट फोर्स जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगा उसी को ए में रखना है। इन बातों का ध्यान रखिए। अब आप चाहे न्यूटन्स लॉ कीजिए, चाहे फ्रिक्शन कीजिए, चाहे वर्क एनर्जी पावर में एफबीडी बनाओ, चाहे सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में, एसएचएम में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स में, जिस चैप्टर में आपको चाहिए एफबीडी बनाइए। आपसे एफबीडी बनाने की गड़बड़ियां नहीं होंगी। चलिए दोस्तों, ऐसे ही किसी कॉन्सेप्ट के साथ में विल मीट नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।